कैसे गाइस, कैसा गया आप सभी का एग्जाम? आई होप बढ़िया गया होगा, अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है। एज ए कैन सी पेपर ठीक ठाक आया, मॉडरेट पेपर है। चलिए, तो जो बच्चे आए हैं भाई अच्छे से वेरीफाई करते हुए चलेंगे हम क्वेश्चंस को। तो गाइस आपको पता है भाई सारे सेट्स तो यहाँ आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे, जितना हो सके हम आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सर कहाँ पे है इसमें? एक मिनट, डाल देते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए। तो यहाँ पे हमारा आया, ये कौन सा सेट है? 52 2 बाई 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं। अब भाई 2 बाई 3 पे आ गए हम। बड़ा ही ब्लैक ब्लैक आ रहा है। क्या कह रहा है ये? तो भाई देखो कितने सारे क्वेश्चन तो आपको सेम मिल रहे हैं, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, भाई ये आया भाई थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। यहां पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर। जो आपके फोटोन की एनर्जी है वेवलेंथ 663 नैनोमीटर। सर 30 कराइए, एक मिनट। आ तो गए इस वाले पे। ठीक है, आइए इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 663, भाई एनर्जी पूछा है आपकी कितनी। यहां पे क्या बोला गया है? यहां से आपसे बोला है E इज इक्वल्स टू, आपको पता है एच न्यू। एनर्जी पूछा है, वेवलेंथ दी है, तो सिंपल E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा लगाओगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी 6.63। यहां पे आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड में क्या मिल रहा है आपको? 663। तो देखो यहां से 2 पॉइंट हटेंगे, तो 2 पॉइंट यहाँ पे 10⁻⁻2 बढ़ा देंगे। 663 से पूरा पूरा 663 कटेगा, तो यानी 3 के आसपास का कोई जवाब है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, बाकी पावर आप देख लेना क्या आएगी। वैसे मेरे हिसाब से तो 3 आंसर है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको तरीके बता रहा हूं, हो सकता है कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूं और कुछ है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। तो खुद से कॉन्सेप्ट लगा लो और बता दो कि विशेष सर सही करा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम यहाँ साथ में मिलकर एनालाइज कर रहे हैं गाइज। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में मिलकर कर रहे हैं एनालाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है। किससे होती है? मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उससे होती है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, या फिर एट रेस्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे पैदा होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे पैदा होती है भाई जो चार्ज आपका, जब आपका चार्ज मूव करता है, ठीक है, जब आपका चार्ज मोशन में होता है, और मोशन में होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी निकालता है। तो क्या यहां पे राइट आंसर है? क्या करके आए हो? मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, या फिर एट रेस्ट। बताओ क्या क्या करके आए हो यहां पे? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। डी रेस्ट पे क्या कह रहे हो भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज से रेस्ट पे पैदा होती है? क्या बिल्कुल हद कर रहे हो यार, रेस्ट पे थोड़ी हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हो? ठीक, शो मी योर रिस्पॉन्स गाइस, शो मी योर रिस्पॉन्स। सीयूटी के एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीयूटी में सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है, वो परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम देना है बस वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे सी मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बिल्कुल सही भाई, जिन्होंने बोला है, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में अपने निकालेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, ठीक है, एन एमीटर और एक रेजिस्टर है, एक करंट फ्लो इन द सर्किट। इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी रिवर्स, अगर आप बैटरी की पोलरिटी रिवर्स कर देते हो तो करंट इन द सर्किट ऑलमोस्ट बिकम जीरो। कह रहा है करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। द डिवाइस इज एन, ऐसा डिवाइस कौन सा है बताओ कि जिसमें आपने सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर लगा रखा है आपने, मान के चलो सेमीकंडक्टर के साथ आपने सीरीज में एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, एन एमीटर और एक रेजिस्टर, एक आपने रेजिस्टर कनेक्ट कर रखा है और एक एमीटर कनेक्ट कर रखा है। ये क्या कह रहा है? करंट फ्लोज इन द सर्किट इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड। अगर मैं यहां पे प्लस नेगेटिव करके जगह नेगेटिव पॉजिटिव कर देता हूं, तो ये क्या कह रहा है कि एकदम से आपका करंट स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जीरो हो जाता है द डिवाइस। तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन जंक्शन। गाइस फटाक फटाक से बताओ, मुझे यहाँ पे जवाब चाहिए आप सभी के। भाई थोड़ा आप तो एनालाइज कर रहे हैं, मैं भी देखता हूं भाई कितने बच्चों के जवाब यहाँ पे सही हैं, कितने बच्चे अपने आप को सही जवाब से कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, ताल ठोक के कह रहा हूं भाई ये तो सही है। फटाक से बताओ ये क्या करके आए हो? समझ नहीं आ रहा? इंट्रिंसिक, पी टाइप, क्या करके आए हो? 4 4 डी 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 डी, यस यस यस, पीएन जंक्शन डायोड बिल्कुल सही, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में ही आपको पता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होता है।
पीएन जंक्शन में आपका क्या होता है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस होता है भाई। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, जैसे ही आपने यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया तो आपका खेला खत्म। बिल्कुल सही, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स बायस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, जो फॉर्मेशन होती है तो हम कर चुके हैं भाई, पीछे में बात कर चुके हैं, क्वेश्चन सेम है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ कितने क्वेश्चन सेम है भाई, आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ इतना न्यूक्लियस इज आर, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बी, बताओ क्या कह रहा है आपसे कि रेडियस है आपके इस न्यूक्लियस की आर, तो रेडियस आपके वाई न्यूक्लियस की कितनी होगी, फटाक से बताओ, फिर वेरीफाई करते हैं कि कितने बच्चों का यहाँ जवाब सही है। आप और मैं मिलकर एनालाइज कर रहे हैं, देखते हैं, ठीक है, फटाक से बताओ। बताओ बताओ, रेडियस आपके न्यूक्लियस का, देखो यहां पे सिंपल सिंपल मैं आपको हिंट दे देता हूं। बोला है कि रेडियस न्यूक्लियस का, एक्स के न्यूक्लियस का रेडियस आपको आर दे रखा है, ठीक है। यहां पे कितना दे रखा है, 1327, इसका रेडियस आर है। और यहां पे रेडियस आपको वाई वाले का कितना होगा, यहां पे 53 और यहां पे कितना दे रखा, 125। तो भाई सिंपल सिंपल सी बात है क्या, कि ये वाले की रेडियस ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ज्यादा है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो बताओ क्या होगा इसका। तो भाई आप क्या करोगे, 125 और 27 को आप क्या कर दोगे, अंडर रूट में कर दोगे। क्या कर दोगे, यहां पे आपको 125 और नीचे क्या आ जाएगा 27, इसका अंडर रूट कर दोगे, क्या वैल्यू आएगी, इनके ऊपर वाले के टर्म्स का ही तो करोगे। बताओ फटाक से क्या वैल्यू लिख के आए हो आप यहाँ एग्जाम में। सर क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 भाई कुछ क्वेश्चन सेम थे, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, थोड़ा पीछे से देख लो। सेट 1 और ये वाला जो पहला सेट कराया था मैंने 2x2 था, और ये 2x3 है, तो दोनों में कितने सारे क्वेश्चन सेम है, तो जो सेम है वो मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। चलो क्या करके आए उसका, चलिए बिल्कुल सही। अगर जो बच्चे 5/3 करके आए बहुत बढ़िया, या यही करके आए हो क्या, ठीक है देख लो क्या करके आए हो यहाँ पे भाई, 100 उसका इतना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब आगे इलेक्ट्रिक डायपोल डू मोमेंट का, बहुत बढ़िया भाई, आपके तो एक एक मार्क्स के तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दे रखा है आपको यहाँ पे, पी की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁸ कूलोमीटर, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क, टी मैक्सिमम है भाई, टी मैक्सिमम का मतलब θ90 है, इतना तो समझ में आ गया। और यहाँ पे वैल्यू भी दी है कितनी, 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। आगे क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, ई की वैल्यू पूछी है, तो ये तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे, क्यों भाई, हमें पता है T = PE sin θ होता है, sin 90 तो 1 हो गया। यहां से ई की वैल्यू क्या निकालोगे, ई निकालोगे आप टॉर्क अपॉन मोमेंटम, वो सॉरी टॉर्क अपॉन डायपोल मोमेंट, मोमेंटम कह रहा हूं जल्दीबाजी में, टॉर्क अपॉन मोमेंट, ठीक है। तो यहां पे आप टॉर्क अपॉन मोमेंट निकालोगे, क्या वैल्यू आई, क्या कैलकुलेट करके क्या निकाल के लाए हो, ए कह रहे हो उसका, तन्मय शर्मा कह रहा ए, ओके ओके भाई, बुला लो अपने दोस्तों को, यहाँ पे एनालाइजिंग चल रही है बढ़िया करके। और क्या कर रहे हो यार आप लोग, वीडियो लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कम से कम वीडियो लाइक तो कर दो यार सभी के सभी। एज ए कैन सी भाई 700 से 750 बच्चे देख रहे हैं और लाइक कुल 300 हैं, बाकी बच्चे मतलब मुफ्त के चना खाना चाहते हैं, ये नहीं कि भैया कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़े से लाइक भी कर दें, नहीं कर रहे हो, चलिए कोई नहीं भाई, हमारा जो काम है हम तो वो करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके जो भी आंसर निकालो बढ़िया कर लिया होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या करके आए इसका, कैलकुलेशन सही करी है। नीलेश यादव भाई बहुत बच्चे कह रहे ए है 2.2 करके देखो, टॉर्क कितना लगाओगे आप 6, ठीक। तो यहाँ पे बोलो मैं ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, मतलब इतने में भी सबके आंसर गलत आ रहे हैं। पी 2 × 10⁻⁸, तो ये तो 3 आया, 10 ऊपर गई, 8 - 1 7, ये तो 3 के आसपास कुछ आ रहा है, तो ये होगा इसका सी आंसर है इसका गाइज, ठीक है। चलो आगे बढ़े, मतलब इतनी इतनी चीज भी मुझे करानी पड़ रही है, ये तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q0 इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए विद अ पॉइंट चार्ज -Q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है Q0 इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, Q0 है वो आपका सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ अ सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस आपकी ए है, ठीक है, विद अ पॉइंट चार्ज -Q, एक मिनट, इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए विद अ पॉइंट चार्ज -Q एट द सेंटर, यहां सेंटर पे जो चार्ज है वो -Q है,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, इस क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सिंपल सिंपल देखो यहां पे आपको क्या करना था, यहां पे आपको पता है क्या, ये जो रोटेशन है किसके वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। तो आपको यहां क्या करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर कर देना था सेंट्रीपिटल फोर्स के। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है भाई, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और आपका ये क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इससे ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, आपका आर क्या है, ए है। तो यहां पे इन्होंने क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे भाई, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई के क्यू नॉट और अपॉन में ए। ठीक है भाई, यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ लगा दो, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां भी हाफ लगा दो, तो हाफ के क्यू नॉट अपॉन 2a। क्यू की वैल्यू वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहां पे हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे, क्यू नॉट, के की वैल्यू क्या हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 इंटू 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो के क्यू नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, के क्यू नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दिस वन इज द राइट आंसर। गाइस कितने लोग बी करके आए भाई, बताक से बताओ बी किसने करा है यहाँ पे। अरे भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होनी थी, यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लगाना है अपना। अरे आदित्य रुक जा बच्चा रुक जा, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। ठीक ठीक, शिखा तुम्हारा कौन सा सेट है, शिखा। अच्छी बात है, कृष्णकांत 87 आ सकते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, बी चूज किया जिसने उसका सही है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे 11th पे आते हैं। द करंट इन अ डिवाइस वेरियज विद टाइम t 160 वेयर I इज इन मिली एम्पियर एंड t इज इन सेकंड, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग इतने से इतना सेकंड इज। देखो यहां पे आपसे क्या बोला, बोला कि करंट एक डिवाइस में वेरी कर रहा है विद टाइम। ठीक है, एज I इज इक्वल टू 60 है आपका, वेयर I इज इन मिली एम्पियर, और I है मिली एम्पियर में और t है सेकंड में, तो अमाउंट ऑफ चार्ज डेट पासिस थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 सेकंड, बाय 0 सेकंड से आपका t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक कितने अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो गया। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, I निकालना है। यहां पे आपको दे रखा है 60, करंट इन अ डिवाइस वेरीज विद टाइम एज I इज इक्वल टू 60, I इज इन मिली एम्पियर, टाइम आपको दे रखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है। आपको पता है क्या भाई, I मेरा क्या होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है, तो Q मेरा क्या हो गया, I मल्टीप्लाई बाई टी हो गया। I की वैल्यू उन्होंने 60 दे रखी है। अब इन्होंने बोला कि 0 से 3 सेकंड, तो यानी आपको यहाँ पे कितना मिला, 3 सेकंड का गैप मिला, तो ये आपका आ गया 18 के आसपास का, तो ये आ जवाब होगा गाइस यहाँ पे 18 मिली कोलम। ठीक है, चलिए आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। 18 आएगा यहाँ पे, कितने बच्चे 18 करके आए हैं, बहुत बेकार। अरे बेकार क्यों है यार, सही से कॉन्सेप्ट नहीं लगाया आप लोगों ने। मुझे पता है कृष्णकांत, जो आप मैंने करवाए थे क्वेश्चन उसमें से काफी बच्चों के क्वेश्चन फंसे होंगे, जरूर फंसे होंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स गाइस अप्रिशिएशन करने के लिए, वरना कुछ बच्चे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर गलत पढ़ा दे। भाई देखो जल्दीबाजी में मैं आपको कॉन्सेप्ट सही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो तो शायद आप कह सकते हो, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया, उसको अप्लाई करके खुद देख लो आंसर क्या सही होगा। चलो यहां पे आपका क्या है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, एक रे ऑफ लाइट इतने डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रही है इन अ ट्रांसपेरेंट शीट इन 60 नैनो सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट इज, भाई इसका क्या जवाब होगा बताओ, क्या करके आए हो इसका। रे ऑफ लाइट ट्रेवल एट अ डिस्टेंस 12 मीटर इन अ ट्रांसपेरेंट शीट, साहब बोला भाई एक शीट है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ने इतना डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करा 12 मीटर का, मान के चलो 12 मीटर उसने यहां ट्रेवल करा, ट्रांसपेरेंट शीट इन 60 नैनो सेकंड, और टाइम आपको दे दिया यहाँ पे 60 नैनो सेकंड्स आपको दे दिया, डिस्टेंस आपके पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है शीट का। देखो गाइस बहुत अच्छे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या निकालोगे, आपकी रे ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट शीट में आई तो कहीं एयर से तो आई होगी, साफ सी बात है, तो हम मान के चले एयर से आई है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, सी बाय लैम्डा, सॉरी सी बाय लैम्डा क्या लिख रहा हूं मैं, जल्दीबाजी में कुछ भी लिख दे रहा हूं, सॉरी। चलिए यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय आपको वी लिखना है, लैम्डा नहीं लिखना। ठीक है, तो यहां पे आपको v की वैल्यू पुट करनी है, डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो इस तरीके से आप यहां कैलकुलेट कर लेते। चलिए क्या करके आए इसका, सेट कौन सा है यो, अन्नू यो सेट है हमारा, क्या कौन सा सेट है रे,
2/3 है, ठीक है भाई। सेट 1 की पता नहीं मुझे जो मिले पहले मैं लेके आया, 2 हमने करा दिया, 2/2, अब 2/3 चल रहा है। क्वेश्चन जो मैच हो रहे हैं देख लो, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन सेम आ रहे होंगे, उन्हीं से आइडिया लगा लो, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया होगा तो आ गया होगा सी की वैल्यू, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करके भाई वी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली होगी, नैनो सेकंड 10⁻⁹ होगी। यहाँ पे वी क्या निकालोगे, आपका क्या हो गया, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना बता रहा है 12 मीटर, टाइम कितना 60 नैनो सेकंड, 10⁻⁹ ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आपको कितना मिला 12 पंजे 12, 5 जा 1/5, तो यानी 0.5/10⁹। भाई आपने क्या कैलकुलेट करा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कितना आया आपका 12, ठीक है 5 जा 60, 1/5 मान लें, तो v हो गया आपका 1/5, ठीक है, इंटू 10⁹ यहाँ से आपने म्यू क्या निकाला, म्यू होता है 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे आपने v की वैल्यू क्या पुट करी 1/5, 5 चला गया ऊपर, और 10⁻⁹ तो गाइज यहाँ हुआ 5 × 15 के आसपास पॉइंट, यानी 1.5 समथिंग, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आई होप सबने कर लिया होगा, कर लिया कि नहीं कर लिया, चलिए तो 1.5 इज द राइट आंसर, क्या करके आए हो 1.75, भाई बी आएगा 1.5, नीलेश यादव कह रहा है 1.75, भाई देख लो अच्छे से कैलकुलेट करके, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो मैं मानता हूं भाई, ठीक है मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूं, कैलकुलेशन गलती होगी, बट कॉन्सेप्ट वही लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट लगा के अगर आपका 1.5 आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर 1.75 आ रहा है तो वो भी ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगा लो जो मैंने बताया था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट लगा लेना बिल्कुल सही। चलो अब यहां पे क्या बात हो रही है, सेल है ईएमएफ का, ये भी हम डिस्कस कर चुके, इसका तो ये डी है, रे ऑफ मोनोग्राफ प्रोपेटिंग इन एयर, ठीक है ये भी हम डिस्कस कर चुके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं करवाए तो पिछले भाई थोड़ा पीछे करके देख लो, सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा चुके हैं, पिछले सेट में सेम आया। चलिए आगे बढ़े, चलिए यहां पे अर्सेशन रीजन वाला पार्ट आ गया, क्या कहता है, यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है तो वही क्वेश्चन सेम सेम आ रहे हैं भाई आपके, तो सेम सेम क्वेश्चन, यहाँ ये क्वेश्चन कह रहे थे आपके, हाँ भाई सर ने कुछ गलत कराया यहाँ पे, अब बताओ मुझे, ठीक है भाई ये तो फॉल्स था हमारा, मैं इसमें था कंफ्यूज क्यों, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता है या नहीं, आप सभी ने अगर अच्छे से पढ़ा हो तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रू की फॉल्स। तो हम योर रिस्पॉन्स गाइस, हम एनालाइज कर रहे हैं, मिल के एनालाइज कर रहे हैं, बता फटाक से, शो मी योर रिस्पॉन्स, शो मी योर रिस्पॉन्स, ठीक है तुक्के मार के आए हो, कॉन्सेप्ट लगा दे तो सही रहता। चलिए ठीक है, क्या करके आए हो इसका, अब यहां पे क्या भैया इसका जवाब बता दो ताकि सभी को पता लग जाए कि इसका सही जवाब क्या था। थैंक्स जसपाल भाई, अच्छा गया तो अच्छी बात है यार, क्वेश्चन हमने काफी अच्छे बढ़िया करे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने करे थे तो मुझे लग ही रहा था कि इसमें से कुछ बच्चे के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। फॉल्स है क्या ये भी, भाई देखो यार सही से बता दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं यहाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या नहीं, तो ट्रू कह रहे हैं सर, ये ट्रू है, देख लो अच्छे से, तो कभी फॉल्स कह रहे हो कभी ट्रू, अनिश अकेडमी कह रहा सही सही है, सही है, मतलब फॉल्स सही है कि ट्रू सही है, या ट्रू फॉल्स में आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे, तो फॉल्स है, चलिए भाई बच्चे खुद कह रहे हैं फॉल्स है, फिर मुझे मत कहना मैंने कहा है, ठीक है ट्रू है, ट्रू है, चलिए सी होगा, तो फिर देख लो भाई अपने हिसाब से, तो इसका बच्चे कह रहे हैं सी है, सी में हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन मतलब आप ये ट्रू कर रहे हो, एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, भाई ये तो फॉल्स है हमारा, प्रियांशी कहाँ घूमे हुए हो बच्चा, सी तो हमारा ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से दोनों फॉल्स हैं, अच्छा ठीक है भाई, वही तो मैं भी कह रहा, मैंने पिछले भी फॉल्स बताया था, बच्चे कह रहे थे नहीं सर आप ट्रू कहोगे, देखो अगर ऑप्शन के हिसाब से लगाओगे तो भाई देखो यहाँ पे डी लगा देना, ठीक है, बाकी मैं कंफ्यूज हूं, मुझे इतना तो पता है कि ये तो फॉल्स है, ठीक है, अगर ये आपका एक बार को यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन में आपको कहीं भी इसका ट्रू नहीं बोल रखा, आपसे किसी से नहीं बोल रखा कि भाई ये ट्रू है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन बोला है कि या तो असर्शन और ट्रू है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का, बी में बोला है कि दोनों ट्रू है लेकिन रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी में बोला है कि या तो ए ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो, और डी में बोला है कि ए फॉल्स और आर फॉल्स, यानी या तो फिर दोनों फॉल्स होंगे या फिर ट्रू होगा तो एक ही होगा असर्शन, तो यानी इस हिसाब से मैंने आपका यहाँ पे सही लगवाया था ये कि ये आपका यहाँ पे फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स होंगे यहाँ पे, बच्चे कह रहे नहीं सर आप गलत बता रहे हो, गाइस ये दोनों फॉल्स होंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने अच्छे से सेट
डिस्कस किया था क्वेश्चन, ये वाला भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन टू कोहेरेंट कोर्सेज आर इनफाइनाइटली क्लोज? अगर दोनों आपके जो सोर्स है इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएंगे तो बताओ क्या होगा, क्या करके आओगे? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं आपके ज्यादा, और मैंने बताया था जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 करा रहा था कि भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए थ्योरी के और कंसेप्चुअल दोनों करके जाना अच्छे से। सर आई डिड ऑप्शन डी। ओके प्रियांशी, अगर वो कराया तो ठीक है। अब मुझे यहाँ फटाक से बता दो, यहाँ पे अगर आपको दोनों आपके स्लिट्स क्लोज हो जाती है तो आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई स्लिट्स के बीच में थोड़ा सा तो गैप होना चाहिए था, लेकिन अगर वो इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएंगे तो हमारा पैटर्न के साथ क्या होगा बताओ भाई? देखो, अगर आपका इनफाइनाइटली क्लोज हो जाएंगी तो दोनों वेव जो अलग अलग दिख रही थी अब वो सिंगल वेव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगल वेव हो जाएगी। यानी मान के चलिए दोनों ऐसे क्लोज हो गई ऐसे करके, तो जब वेव्स निकलेंगी वो सिंगल फॉर्म में निकलेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम कहेंगे इट विल बिहेव एज अ सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स की तरह बिहेव करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन से। फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अगर बहुत दूर से एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाए तो आपका पैटर्न ही गायब हो जाएगा। तो हम यहां क्या कहेंगे, फ्रिंज पैटर्न डिसअपीयर। ठीक है, और भी आप जो चाहो उसमें बहुत सारे जवाब हो सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, लेकिन सही आपको यहां पे लगाना था। चलिए, जो भी आया हो, समीर सलूजा आपका आंसर मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, उस हिसाब से लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो। व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, पीछे हमने डिस्कस कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा पिछले सेट में भी आ रखा है। चलिए, ठीक है, चलिए, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए, ये भी हमारा क्वेश्चन सेम आया था। ठीक है, यहां पे आपको डायग्राम बनाना है फुल वेव रेक्टिफायर का, ये भी आपको ग्राफ याद हो कि फुल वेव रेक्टिफायर का कैसा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। सोचो, न्यूमेरिकल आपको इतने हार्ड भी नहीं दिए उन्होंने। ये बोला पावर ऑफ थिन लेंस इज 5 डायोप्टर व्हेन इट इज इन इमर्ज्ड इन लिक्विड। ये कॉन्सेप्ट याद करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल ही आपको कराए थे कि आपका जब लिक्विड में आपको किसी को डाल देते हो तो वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ 100 मीटर है, एक पावर है थिन लेंस की, उसकी आपको 5 डायोप्टर दे रखी है प्लस 5 डायोप्टर। ठीक है, व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, जब आप उसको लिक्विड में डाल देते हो, इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब जब आपने उसको लिक्विड में डाल दिया तो अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? अब ये बिहेव कर रहा है कॉन्केव लेंस की तरह। तो कॉन्केव लेंस है तो हम फोकल लेंथ किस में लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। तो आप इसमें क्या करके आए हो, फटाक से बताओ। कोई नहीं, नंबर कम थे, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं। चलिए चलिए, अरे ओ भैया गॉड मनीष, यहाँ पे ये सब करने मत आओ यार, एनालाइजिंग चल रही है उसी पे कर लो। ठीक है, गुलछरे मत उड़ाओ यहाँ, वरना हम तुम्हें उड़ा देंगे यार, हमें मजबूरी है हमारी। ठीक है, हम यहाँ पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पेपर। इतना अच्छा खासा पेपर बना है आपका, बच्चों की टेंशन हम यहाँ दूर कर रहे हैं, आप टेंशन बढ़ा रहे हो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़े इजी यार, देखो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, आपको बोला है कि पावर थिन लेंस की बाहर, जब ये बाहर था तो इतनी पावर थी, तो इसकी फोकल लेंथ आप यहाँ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ कितनी आती, आपको यहाँ +5 डायोप्टर दे रखा है, तो पी क्या होगा 1/p। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 1/f, तो ये कितना मिलता है आपको, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा मीटर से, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 20 सेंटीमीटर प्लस के। ठीक, अब यहाँ पे आपने इसको अंदर डाल दिया, कॉन्केव लेंस की तरह हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो गाइज, यहाँ पे जब आप इसका वो लगाते, क्या लगाते, फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, और यहाँ पे आप क्या करते 1/r1 - r2। तो गाइज देखो, आपका यहाँ पे लेंस है। ठीक, ये वाला जो पार्ट है ये तो चेंज नहीं होगा। देखो, जब आप किसी भी लेंस को किसी मीडियम में डालते हो आसपास का, तो फोकल लेंथ पे असर पड़ता है, लेकिन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप इसको इसमें डालते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आप डालते 1/f इज इक्वल्स टू, अब होता μ2 - μ1, और अपॉन में μ1। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये μ1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस μ1 की वैल्कुलेट करनी है, आसपास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकालना है लिक्विड का। ठीक है, यहां पे f है, यहां पे f', यहां पे f की वैल्यू आपको 20 दी गई है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा था, और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है ग्लास की 1.5, तो यहां से आपको 1/r1 1/r2 की वैल्यू मिल जाती। इसको दरवेश तो कितना बचता 1.5 - 1 0.5, और ये गया इसके साथ,
तो ये होता है 1/20 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो यहाँ पे कितना रहता, पॉइंट हटाने के लिए 0 काफी है, और 2 5 जा 10। तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू कितनी आती, आपकी आती 10। तो आपको यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू भी दे रखी है, एफ डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/माइनस के 100। यहाँ μ2 μ1 आपका कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है, μ2 कितना है 1.5। कोई नहीं, इसको आप ऐसे ही रखो फिलहाल, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई में यहाँ इसकी वैल्यू रख देते, कितना आया 10 आया, तो ये आया 1/10। बस यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते, वैल्यू आ जाती। कितने बच्चे करके आए इसी कॉन्सेप्ट से, क्या यही कॉन्सेप्ट लगाया सभी ने, कॉन्सेप्ट क्या लगाया है भाई, थिननेस मेकर फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 मार्क्स निकालने थे आपको इसमें से, फटाक फटाक से अपना करके निकाल लेते। 1/10, चलो भैया अगर 1/10 आ रहा है इस मेथड को यूज करके तो बढ़िया। हाँ आज मैथ की क्लास होगी, बट इवनिंग में मैथ की क्लास है, डोंट वरी। अभी आपका फिजिक्स का हो गया तो भैया मैथ्स का भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक्सप्लेन वाई एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड, ये तो ईजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका पेपर आसान था यार, इतना हार्ड नहीं था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बच्चे कह रहे हैं ठीक है मैं मिल गया यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन, चलिए आसान है ये, ठीक। ए रे ऑफ लाइट इज, नहीं ये क्वेश्चन दूसरा, सॉरी। रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय ग्लास प्रिज्म, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ डेविएशन। भाई देखो आ गया वही वाला डेरिवेशन, क्या आपको ये प्रूफ करना है कि म्यू आपका किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बाई 2 के अपॉन साइन ए बाई 2 के, ठीक है। तो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ज्यादा आ रखे हैं आपके, ठीक है। मिनिमम डेविएशन वाला केस निकालना था। 27 में क्या कह रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में डिफरेंस बताओ। ये भी आपको पता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है, जब आपके दो लाइट एलिमेंट, सॉरी एक हैवी एलिमेंट टूटता है, तब हम उसको फ्यूजन कह देते हैं। फ्यूजन कब होता है, जब दो लाइट एलिमेंट आपस में मिलते हैं, वो हो गया आपका। एग्जाम्पल देने थे आपको, वो भी आपने दे दिए होंगे, ठीक है। चलिए यहां पे एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर, ठीक है। तो भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और बच्चे कह रहे हैं मैं भाई सर हम फेल हो जाएंगे। फेल वही हुआ होगा भाई जिसने कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर नहीं करे, और एंड टाइम में भी जिसने बकेती करी होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको, ये भी हमने पिछले, भाई कितने सारे क्वेश्चन तो सेम है, पिछले सेट के सारे क्वेश्चन सेम है आपके, ठीक। चलिए ये तो सारे इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आ गया, कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इज कनेक्टेड अक्रॉस से, फाइंड द रेशियो फाइनल चार्ज ए एंड बी। देखो यहाँ पे शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी डिस्कस करना, बताना मुझे क्या कह रहा है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका आपको यहाँ पे एरिया ए दे रखा है, कैपेसिटेंस सी दे रखा है, चार्ज बाय बैटरी। पहले कैपेसिटर को बैटरी के साथ चार्ज करा गया, फिर द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ बी, ठीक है। मतलब पहला कैपेसिटर ए है, एरिया नहीं है, ये पहला कैपेसिटर ए है और दूसरा कैपेसिटर बी है, ये तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पे इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी दे रखा है, ठीक। दूसरा द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड एन अनचार्ज कैपेसिटर बी ऑफ कैपेसिटेंस 2C, यानी यहां पे इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए। अब इसको और इसको इन्होंने साथ में कनेक्ट कर दिया। फाइंड द रेशियो फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी, ए और बी के जो फाइनल चार्ज है उसका रेशियो निकालना है आपको। तो गाइस ध्यान से सुनो, पहले अगर आप यहां देखो इस कंडीशन को मानो ये है ही नहीं, पहले आपका ये होगा, ठीक है। यहां पे आप चार्ज निकाल देते तो आपको चार्ज कितना आता, QCV आता। बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो हमारा क्या होता है भाई, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमारा चार्ज चेंज होता रहता है, पोटेंशियल उतना ही रहेगा, ठीक है, चार्ज सेम उतना ही रहेगा। अब आप इसको जब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा बताओ, फिर उसका आपका जो पोटेंशियल बना हुआ है उतना बना रहेगा, चार्ज लेकिन आपका सेम रहेगा नहीं, सॉरी। फिर आपका जैसे आप डिस्कनेक्ट करोगे तो डिस्कनेक्ट करने के बाद गाइज अब आपकी जो बैटरी है उसके बाद आप, सॉरी बैटरी कह रहा हूं, कैपेसिटर इसके साथ लगा दोगे, तो जैसे ही कैपेसिटर इसके साथ लगाओगे तो जो भी चार्ज इसके ऊपर था वो इसके साथ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, सोच के देखो। यहां पे इसका कैपेसिटेंस 2C दे रखा है, तो यहां पे भी आपको इसका चार्ज निकालना, आप Q डैश मान के चलो, दोनों का रेशियो निकालना था, ये इजी है। एम तो हिला रखा था कल, अरे क्या हो गया बच्चा, HBSC और इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, क्वेश्चन का तरीके का अंतर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, थोड़ा लेवल इधर उधर कर देते हैं। जसपाल सिंह आपके में एक भी डेरिवेशन नहीं आया, चलिए कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, 50/3/1 देखते हैं, देखेंगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट, तो ये तो आपका इजी पे भाई सेट था आपका। यहाँ पे भी आपको क्या, पोटेंशियल वी अप्लाइड कंडक्टर एल एंड अक्रॉस, इतना ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द करंट डेंसिटी, भाई जे है आपका, जे निकालना है आपको, आई ए कॉस थीटा होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा के निकाला होगा, तो ईजी है सारे क्वेश्चंस।
ये सेम वही आ गया, उसी तरीके से इसको भी करना है आपको। यहाँ आपको वी नॉट की वैल्यू वेरी और आपके ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, रेजिस्टर की वैल्यू दे रखी है, कैपेसिटर की दे रखी है। इस बार आपको L0 रखना है अगर इंपेडेंस निकालना है, बस। इफेक्टिव वैल्यू ये भी आप निकाल दोगे, नेट रेजिस्टेंस। बच्चों को दिक्कत देती है इंपेडेंस। तो यार पेपर तो आसान था, ये तो पिछले वाले सेट की तरह क्वेश्चन आ गए आपके, बिल्कुल डिट्टो है। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल डिट्टो है पिछले वाले से, बिल्कुल डिट्टो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल डिट्टो है यार। ये वाला पार्ट तो पिछले सेट से मिला हुआ है, बिल्कुल डिस्कस कर लिया हमने वो। चलिए यहाँ पे आपके आ गया ये, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन द आपका फिगर। द जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट इज एन आउटस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सम सिंपल और लॉज ऑफ फिजिक्स। ये क्या है आपका, जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन है ये सिंपल लॉज फिजिक्स का। अ कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक रिंग इज प्लेस्ड ओवर द वर्टिकल कोर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक, क्या करा यहाँ पे, एक कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक रिंग इज प्लेस्ड ओवर द वर्टिकल कोर ऑफ सोलेनॉइड। ये देखो आप, ये आपका क्या है, ये आपका आयरन, ये क्या बना हुआ है, ये कॉइल है आपकी, ठीक है। ये आपकी आयरन कोर है, ठीक है। तो एक तरीके से सोलेनॉइड बना हुआ है। व्हेन करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड द रिंग इज थ्रोन ऑफ। तो रिंग को इसने फेंक के मारा जैसे ही आपने इसमें करंट प्रोड्यूस कराया। तो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑफ द रिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड इन द सर्किट। बताओ क्या होगा जब करंट क्लोज कर दिया तो ये जंप क्यों करेगी भाई, जंप क्यों करेगी भाई, करंट आपका इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यही रीजन होगा। तो इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने भाई। क्या होगा अगर आप टर्मिनल्स रिवर्स कर दोगे, टर्मिनल्स रिवर्स करने का मतलब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक्सप्लेन द लॉज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। वो लॉज बताओ जो इसको समझने में हेल्प कर रहा है, ठीक। फैराडे का लॉ और लेंज लॉ, वही आपको ये चीज समझ आएंगे, ठीक। चलिए चलिए, ये वाला सेट तो हो गया आपका। नेक्स्ट सेट देखते हैं गाइस, ठीक है। और जो बच्चे भाई अब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, क्या भाई एग्जाम तो बढ़िया गया, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है ठीक है सीयूटी हम निकाल के किसी गवर्नमेंट को ले लेंगे, ठीक है। अगर गाइज आपको इंटरेस्टेड है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आपको लगता है कि यार मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ मिलती है, स्पोर्ट्स, बहुत जगह आपको वहाँ जाने का मौका मिलता है, परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी एनरोल हो सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एलपीयू जैसी यूनिवर्सिटी में जाने का, तो गाइज अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप में 60% ऑफ, एडमिशन फॉर्म पे 50% ऑफ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए भाई, ये वाला सेट हो गया। अब 3x1 देखते हैं।